नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू धाकड़ धाकड़ कॉम्बो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अपने पॉलिटी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। थोड़ा सा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की हमने कुछ मुख्य विशेषताएं पढ़ी थी कि क्या क्या उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधार किए गए थे, किस प्रकार से संवैधानिक विकास की प्रक्रिया चल रही थी। तो आज हम पढ़ते हैं हमारा अंतिम 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं। आज हम उसके बारे में बात करते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम में क्या मुख्य बातें कही गई थी। भारत शासन अधिनियम में क्या मुख्य बातें कही गई थी और ये क्यों लाया गया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम क्यों लाया गया था, पहला प्रश्न तो ये बनता है हमारे सामने। तो देखो, 1935 का भारत शासन अधिनियम लाने के लिए 1935 का भारत शासन अधिनियम इसीलिए लाया गया, क्यों? क्योंकि यदि हम बात करें 1928 के बारे में, तो 1928 में हमें पता है नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में कुछ प्रावधान बताए गए थे नेहरू रिपोर्ट में। और 1930 और 31 के बारे में बात करें, 1930-31 में हमें कुछ, यदि हम बात करें जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे हमारे क्या हुए थे, गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे 3, उनमें कुछ मुख्य बातें कही गई थी या फिर कुछ मुख्य बातें रखी गई थी। तो उनमें जो कुछ बातें रखी गई थी और जो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र तैयार किया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र तैयार किया गया था, जिसे व्हाइट पेपर भी कहते हैं। श्वेत पत्र तैयार किया गया था जिनमें कुछ मुख्य बातें कही गई थी। उन सारी बातों को इकट्ठा करके हमने इस अधिनियम में रखा। इस अधिनियम में हमने क्या किया, इसको रखा 1935 का भारत शासन अधिनियम में। तो इसकी सारी बातों को हमने इसमें संजोने की पूरा प्रयास किया, सारी बातें कही। 1935 का भारत शासन अधिनियम हम यदि कहें तो हमारे भारत का संविधान का मूल ढांचा कौन सा है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्यों? क्योंकि हमने अपने संविधान में से 75% संविधान एज इट इज यही का उठाया है। एज इट इज 1935 के प्रावधानों को ही हमने अपने संविधान में डाला है। पूरा 75% संविधान हमने अपने संविधान में डाला, जो कहां से लिया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। यदि हम बात करें 1935 के भारत शासन अधिनियम में, तो इसमें 321 अनुच्छेद रखे गए थे। कितने? 321 अनुच्छेद या फिर धारा रखी गई थी तथा 10 अनुसूचियां रखी गई थी। 10 अनुसूचियां रखी गई थी। तो 321 अनुच्छेद रखे गए थे और 10 अनुसूचियां रखी गई थी। इस वाली बात को अपन को समझना पड़ेगा। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम अपने आप में बहुत आईएमपी है, यहां से प्रश्न बनता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब देखना, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या बातें कही गई थी। मुख्य बातें कही जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1935 के बारे में। सबसे पहले 1935 की पहला पॉइंट लेकर चलें तो यहां पर हमने अखिल भारतीय फेडरेशन की स्थापना की। अखिल भारतीय फेडरेशन की नींव रखी। अखिल भारतीय फेडरेशन में क्या था, इसमें किन किन को सदस्यों को शामिल किया गया था या फिर किन किन लोगों को शामिल किया गया था, वो देखो जरा। तो इसमें ब्रिटिश राज्य शामिल थे। कितने ब्रिटिश राज्य शामिल थे? 11। ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र शामिल थे। ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र शामिल थे। कितने? 6 शामिल थे। तथा राजे रजवाड़ों को शामिल किया गया। इन दोनों का होना बहुत आईएमपी था। इन दोनों का होना तो मूलतः निश्चित था। राजे रजवाड़ों का अखिल भारतीय फेडरेशन में उपस्थित रहना उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया
कि जिनकी मर्जी हो वो राजे रजवाड़े अखिल भारतीय फेडरेशन में शामिल हो सकते हैं और जिनकी इच्छा ना हो वो नहीं हो सकते। तो राजे रजवाड़ों का तो ऐसा था भैया, राजा लोग थे, उनको क्या करना किसी फेडरेशन वगैरह से, क्या उन्हें करना अखिल भारतीय वगैरह, तो उन्हें कुछ नहीं करना। तो राजे रजवाड़े अपने मनमौजी वाले आदमी ये क्या हुए, ये इसमें सम्मिलित ही नहीं हुए अखिल भारतीय फेडरेशन में। तो जब ये सम्मिलित नहीं हुए तो अखिल भारतीय फेडरेशन समाप्त हो गया और इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो यही एक बात थी कि राजे रजवाड़ों के शामिल ना होने के कारण अखिल भारतीय फेडरेशन को समाप्त कर दिया गया, तो ये बन नहीं पाया। ये इसका पहला मुख्य पॉइंट था। दूसरे पॉइंट के बारे में बात चलें, दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करें तो इसी के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जो कि 1919 में हमने लागू किया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इस द्वैध शासन को कहां पर लागू कर दिया, केंद्र में लागू कर दिया। कहां पर, केंद्र में लागू कर दिया। तो अब प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और उस द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों की जो स्थिति थी वो द्विसदनात्मक कर दी। प्रांतों की जो परिषद थी उसे क्या कर दी, द्विसदनात्मक कर दी। जो विधान परिषद थी यहाँ की, प्रांतों की विधान परिषद को द्विसदनात्मक कर दिया, जिसमें से एक विधानसभा होती थी और दूसरी विधान परिषद होती थी, जो कि हमारी आज की डेट में भी है। तो राज्य विधायिका को द्विसदनात्मक कर दिया, जिसमें एक विधानसभा हो गई और एक विधान परिषद हो गई, विधानसभा हो गई और एक विधान परिषद हो गई। इनकी संख्याओं में वृद्धि की गई। अच्छा, हमने प्रांतों में द्वैध शासन को क्यों समाप्त किया, तो हमने यदि लास्ट क्लास में देखा था कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें यह कहा गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए तथा प्रांतों को स्वायत्त शक्तियां प्रदान की जाए। तो इसी के द्वारा प्रांतों को स्वायत्त शक्तियां प्रदान की गई। कैसे प्रदान की गई, कि इन सारे को सब्जेक्टों को, मतलब सेंट्रल के सब्जेक्टों को और प्रांत के सब्जेक्टों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। कैसे अलग अलग कर दिया गया, ये देखते हैं जरा। देखो, 3 सब्जेक्टों में बांट दिया, 3 सूचियों में बांट दिया सारे विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया। किन किन की सूचियों में बांटा, देखो, फेडरल सूची, प्रांतीय सूची, फेडरल सूची, प्रांतीय सूची और एक समवर्ती सूची, एक अपनी समवर्ती सूची। फेडरल सूची में 59 विषय रखे गए, प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे गए और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। इनको शक्तियां कैसे प्रदान की गई, कि अब जो फेडरल सूची में जो 59 सब्जेक्ट थे वो केवल और केवल इन पे जो कानून बना सकती थी वो केवल कौन बना सकती थी, केंद्र बना सकती थी। इन पर कानून केवल केंद्र बना सकती थी और प्रांतीय सूची पर कानून केवल राज्य बना सकती थी, राज्य सरकार बना सकती थी। और समवर्ती सूची में केंद्र भी कानून बना सकती थी और राज्य भी कानून बना सकता था। लेकिन यदि केंद्र और राज्य के बीच में विवाद की स्थिति बनती है तो केंद्र की शक्ति यहां पर अधिक होती है, तो केंद्र का कानून वहां पर क्या होगा, मान्य होगा। और यही विषय हमारे आज भी है। हम यदि यदि आज की अनुसूची 7 को देखें तो शक्तियों का बंटवारा दिया गया है हमें यहाँ पर। तो शक्तियों की संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो हमें दिखता है अनुसूची 7 में अपने, तो वो कहां से उठाइए, तो यहीं से ही उठाइए। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रांतीय सूचियों को, प्रांतों को क्या मिल गया, थोड़ी सी शक्तियां अधिक प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इस चीज को हमें यहां देखना है। तो स्वायत्त संस्था यहां पर हो गई, ठीक है, शक्तियां प्रांतों को प्राप्त हो गई। इसके बाद केंद्र में क्या कर दिया गया, द्वैध शासन लागू कर दिया गया। केंद्र में क्या कर दिया गया, द्वैध शासन लागू कर दिया गया। राज्य को खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। द्वैध शासन के जनक किसको कहा जाता, मैंने बताया था आपको, लियो कार्टेस को कहा जाता है।
ठीक है। अब केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया किस प्रकार से? अब देखो, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिन पर जो कानून बनाने का अधिकार था वो किसका था? वायसराय व उसकी काउंसिल को था। वायसराय प्लस उनके चैम्बर्स को या फिर काउंसिलिंग था। वायसराय प्लस उनके जो चैम्बर्स होते थे उनको वो अधिकार था। दूसरा, केंद्रीय विधायिका को। दूसरा, केंद्रीय विधायिका को। ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट वायसराय पर रखे गए और कुछ सब्जेक्ट केंद्रीय विधायिका पर रखे गए। ये इन पर जो सब्जेक्ट रखे गए उन्हें कहा गया अपन को हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय। और इन पर जो रखे गए उनको कहा गया आरक्षित विषय। आरक्षित विषय। आरक्षित विषय। तो ये वायसराय चैम्बर्स के द्वारा होते थे और इन पर कानून कौन बनाती थी? केंद्रीय विधायिका कानून बनाती थी। तो इस प्रकार से यहां पर द्वैध शासन लागू हो गया। कहां पर? केंद्र में। केंद्र में क्या हो गया? द्वैध शासन लागू हो गया। ठीक है। इसी में हम यदि एक और बात जाने कि जहां हमने फेडरल सूची जो या फिर संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के बारे में बात की थी, तो हम यदि ये कहें कि कुछ ऐसे विषय थे जिन पर ना तो केंद्र कानून बना सकती थी, ना पर राज्य या फिर ना तो राज्य कानून बना सकती थी। कौन सी सूची थी? उनको, उन विषयों को क्या कहा गया? तो अवशिष्ट विषय कहा गया। उनको क्या कहा गया? अवशिष्ट विषय कहा गया। ऐसे विषय जिन पर कानून ना तो केंद्र बना सकता है ना ही राज्य बना सकता है, उन्हें क्या कहा गया? अवशिष्ट विषय कहा गया। तो अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? तो अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। किसको? वायसराय को दे दिया गया। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया, प्रांतों को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान कर दी गई। ये सारी बातें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हम यदि बात करें कि लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हो गया था, लेकिन इसी एक्ट के तहत 1935 के एक्ट के तहत ही 1935 के एक्ट के तहत ही देखना जरा, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग का गठन, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग का गठन, राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, तथा ऐसी जगह या फिर दो या दो से अधिक राज्यों में, दो या दो से अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में संयुक्त सेवा आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। तो केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग तथा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया 1935 के एक्ट के तहत ही। इसी के तहत ही साख सुविधा उपलब्ध कराने या फिर वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए, साख पर नियंत्रण रखने के लिए किसकी स्थापना की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक की क्या की गई? स्थापना की गई इसी एक्ट के तहत। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई कि साख का निर्माण करवाना है, पैसों का लेन देन करना है, सारी चीजें नियंत्रित कौन करेगा? पैसों की, वरना पैसों के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसीलिए किसकी स्थापना की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की। इसी एक्ट के तहत, पहले बर्मा भारत में शामिल था, लेकिन इसी एक्ट के तहत क्या कर दिया गया? वर्मा व अदन के शासन को क्या कर दिया गया? भारतीय शासन से अलग कर दिया गया। भारतीय शासन से अलग कर दिया गया। भारतीय शासन से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बर्मा व अदन के शासन को पहले कीजिए भारतीय शासन में सम्मिलित था, तो अब इसके शासन को क्या किसमें कर दिया गया? बर्मा व अदन के शासन को क्या कर दिया गया? भारतीय शासन से अलग कर दिया गया। ये कुछ मुख्य बातें थी।
अगला इसमें मुख्य बातें क्या कही गई, तो अगले इसके मुख्य बातों पर चले हम जरा। 1937 में पहली बार फेडरल कोर्ट का गठन किया गया। फेडरल कोर्ट का, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, उसका क्या किया गया, गठन किया गया। कब किया गया, 1937 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 6 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें 6 अन्य न्यायाधीश और एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मॉरिस ग्वायर पहले मुख्य न्यायाधीश थे फेडरल कोर्ट में, 6 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। आज की डेट में कितना है, तो अपने यहां पे था 1 + 33 है। ठीक है, तो ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है, और हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई, तो 124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की गई है। इस चीज को भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। मॉरिस ग्वायर पहले मुख्य न्यायाधीश बने तथा 6 अन्य न्यायाधीश बने, ये चीज को भी हमें ध्यान रखना है। एक अच्छा क्वेश्चन जो बार बार यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस की परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा प्रांत था जो भाषा के आधार पर सबसे पहला बना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला प्रांत। राज्य नहीं पूछ रहा, प्रांत पूछ रहा। तो कुछ लोग इसमें गड़बड़ी कर जाएंगे, कुछ लोगों को पता होगा, वो बता देंगे। तो देखो, भाषा के आधार पर 1937 में गठित होने वाला पहला जो राज्य था वो था अपना उड़ीसा राज्य। कौन सा था, उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला प्रांत था। कब, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद नहीं, स्वतंत्रता के पहले। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश, 1953 में, 1953। इस चीज को याद रख लेना कि ये स्वतंत्रता से पहले और ये स्वतंत्रता के बाद गठित हुआ था। ये हमें इसमें क्या है, समझना पड़ेगा। तो 1935 की हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। इसमें 1-2 पॉइंट और आईएमपी है, उनको भी देख लीजिए जरा। (1935) एक्ट में ही जो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन पद्धति चल रही थी, जिसमें हमने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में केवल मुस्लिमों को दिया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम में हमने ईसाइयों, ठीक है, सिखों और यूरोपियों को दे दिया था पृथक निर्वाचन पद्धति। 1935 के एक्ट में हमने किस किस को दे दिया, तो ध्यान रखना, इसमें हमने दलितों को दिया। किसको, दलितों को आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को शामिल किया, और मजदूर वर्गों को भी शामिल कर दिया था। मजदूर वर्गों को भी क्या किया, शामिल किया गया। तो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन पद्धति मुख्यतः दलितों को आईएमपी दलितों का, महिलाओं और मजदूर वर्गों को भी क्या किया गया, सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन पद्धति में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो 1935 का अधिनियम हमारे लिए बहुत आईएमपी अधिनियम हो जाता है, क्योंकि एज इट इज हमने इसको अपने संविधान में छापा है। और इसी एक्ट को, ये एक्ट जो बना है वो पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में 1935 का भारत शासन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है। किसका, मील का पत्थर साबित हुआ है। लेकिन 1935 के एक्ट को हमारे जवाहरलाल नेहरू ने इसको गुलामों का दस्तावेज कहा। किसका, गुलामी का दस्तावेज कहा, गुलामी का दस्तावेज कहा था। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम कितना आईएमपी था और इसमें ये क्या क्या हुआ था।
अच्छा, मैं यदि आप लोगों को एक प्रश्न देता हूं कि जो शक्तियों के बंटवारे को लेकर मैंने प्रश्न पूछा था, तो 2 प्रश्न पूछता हूं आपको कि विश्व में, पहला 2 प्रश्न लिख देता हूं मैं आपको, यदि पता हो तो आप बता सकते हो। कि विश्व में शक्तियों के पृथक्करण का जनक किसे कहा जाता है, तथा भारत में शक्तियों के पृथक्करण का जनक किसे कहा जाता है। शक्तियों के पृथक्करण का जनक किसे कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े आईएमपी हैं, पता हो तो बता देना, वरना मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम इसी के साथ क्या होता है, अपना खत्म होता है। भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया किस तरीके से चली आ रही थी वो हमने देख लिया, 1935 के एक्ट तक ही चली थी। इसके बाद हमारा बनेगा संविधान। ठीक है, हमें पता है 1935 के बाद फिर हमारी घटनाएं घटित होती हैं, हमारा क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन में कुछ बातें कही गई थी, उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हमारे यहाँ पर और चीज़ें घटित हुई। तो भारतीय संविधान को लेकर आप लोगों को चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान, और प्रयास करूंगा कि आपका एक भी प्रश्न ऐसा ना आ जाए कि जो आपने पढ़ा ना हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपन किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।